हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोर अकाउंटिंग, जो कि हमारे वीडियो सीरीज़ में चल रहा है। किसके लिए? एयरफोर्स ग्रुप सी का जो सिविलियन पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है, उसमें जो आपका पेपर है स्टोर सुपरिटेंडेंट और स्टोर कीपर के लिए, उसमें जो ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसके लिए जो ये हमारा वीडियो सीरीज़ चल रहा है, जिसका प्लेलिस्ट में अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ आपको एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन एग्ज़ाम 2021 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि इस सीरीज़ की सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रखी है तो जो इस वीडियो पे नए हैं वो जाके पहले उन 2 टॉपिक को देख ले, फिर ये अगला टॉपिक है। शुरू करने से पहले एक बात और, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको बुक का नाम चाहिए, उनको बुक लेना है। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आपको बुक का नाम मैं बता भी दूं तो आपको बुक वो मैनुअली अवेलेबल नहीं हो पाएगा, मतलब फिजिकली आप उस बुक को नहीं पढ़ सकते हो। कहने का मतलब कि वो प्रिंट वे में आपको नहीं मिलेगा। वो जब भी मिलेगा आपको ऑनलाइन परचेस करना होगा, जो जिसका पीडीएफ भी अवेलेबल नहीं है, वो बस आपके फ़ोन में रह सकता है। अगर आप बुक लोगे तो आपको इस बुक में 225 पेज टोटल है। प्रिंट निकलवाने के लिए आपको हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेना होगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको प्रिंट निकलवाना होगा, जिसका प्रिंट क्लियर नहीं आएगा। तो जिन्हें भी बुक चाहिए तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि सारे टॉपिक्स के पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जा रहे हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो बुक की वैसी कोई खासा ज़रूरत है नहीं। फिर भी अगर बुक चाहिए तो आप मेरे इंस्टा, एफबी या फिर टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर दो, मैं बता दूंगा कहाँ से आप परचेस कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे कहोगे तो ज़्यादा ईज़िली और आसान वे यही होगा कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो हर एक टॉपिक का और उसे पढ़ सकते हो, क्योंकि पूरा बुक अगर आप ऑनलाइन पढ़ने जाओगे फ़ोन पे तो पॉसिबल नहीं होगा। बट चाहो तो लैपटॉप पे भी कर सकते हो। तो अगर वैसा कोई ज़रूरत हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दो। लिंक मैंने दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टा, टेलीग्राम एंड एफबी तीनों का। आप कहीं पे भी मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप कर सकते हो, आपको बुक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि यहाँ भी आपको बुक का ही फॉर्म है, और यहाँ अगर आप पर वीडियो देख लेते हो तो आपको बुक की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और वीडियो यहाँ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसे सुन लोगे, बस फ़ोन पास में रख के या ईयरफोन कान में डाल के सुन लोगे, जितने भी देर का वीडियो है पूरा, तो आपके दिमाग में वो आ जाएगा, ठीक है। अब आइए शुरू करते हैं। और कोई डाउट हो अगर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोर अकाउंटिंग। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जो स्टोर्स होते हैं उसके अकाउंटिंग के रिलेशन में ये टॉपिक है। पहले हम बात करेंगे स्टोर अकाउंटिंग सिस्टम की। स्टोर अकाउंटिंग सिस्टम में क्या क्या किस तरह के सिस्टम आते हैं, तो 6-7 सिस्टम हैं इसमें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको हम देखेंगे। पहले डेफिनेशन एक तौर पे हम समझ लेते हैं क्या है। स्टोर अकाउंटिंग इज important फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू estimating the cost of the product for pricing decision. The costing of material has to be done both the material consumed in the production and estimating the value of material held in the stock. स्टोर अकाउंटिंग क्या है? स्टोर अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उस नज़रिए से अगर आप देखें कि प्रोडक्ट का जो कॉस्ट डिसाइड होता है, ठीक है। प्रोडक्ट एक तैयार होने में पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। पहले वो रॉ मटेरियल होता है, फिर उसमें कुछ प्रोसेस हो के वो कुछ तैयार होता है। फाइनली जब वो सेल के लिए तैयार होता है या स्टॉक जब रेडी होने लगता है उसके लिए तैयार होता है, तो जब वो रॉ मटेरियल था तब का कॉस्ट से लेके जब वो फाइनल रेडी हो गया तब के कॉस्ट तक का अकाउंट्स रखना पड़ता है कि हमें कितना में पड़ा था, फाइनली हमने कितना में दिया, और हमें ये सामान भी कितना में पड़ा था। इन सब का जो चीज़ होता है उसको हम स्टोर अकाउंट्स बोल सकते हैं। द कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल हैज़ टू बी डन बोथ फॉर द मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन। जो कॉस्टिंग होता है वो दोनों ही चीज़ के लिए होता है, एक जो आपको प्रोडक्शन में यूज़ हुआ, सेकेंडली जो आपका वैल्यू ऑफ मटेरियल्स स्टॉक में गया, ठीक है, दोनों ही चीज़ के लिए। For the purpose of costing the receipt of material, the factor that we should included are material price, freight charges, insurance, duty, taxes, packaging charge, etc. कॉस्टिंग के लिए जो होता है वो रिसिप्ट में हर तरह के मटेरियल यूज़ होते हैं, जैसे कि इसमें जो भी इंक्लूडेड रहता है कॉस्ट के अंदर वो होता है आपका मटेरियल प्राइस, फ्राइट चार्ज, इंश्योरेंस, ड्यूटीज़, टैक्सेस, पैकेजिंग चार्ज। मतलब एक सामान को
शुरू से लेके अंत तक जो भी रेडी करने में जितने भी तरह के खर्च आते हैं वो हमारा कॉस्टिंग में आ जाएगा। द प्राइस quoted and accepted in purchase order may often be started in various ways such as net price, price with discount terms, free on board, cost, insurance, freight, etc. All these factors should be appropriately accounted while costing for the incoming materials. आने वाले materials के लिए इन सब प्राइसों का सही से अकाउंटिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक आइडिया सिर्फ मिलने से नहीं होगा, क्योंकि आपको एक परफेक्ट अमाउंट चाहिए कि इतना खर्च हमें इस प्रोडक्ट के लिए पड़ेगा। ठीक है, उसका शुरू से लेके अंत तक का, शुरू आपको कुछ मटेरियल रॉ मटेरियल मिलता है, उसको आप फिर कुछ बनाते हो, फिर वहाँ से खर्च आता है उसको कुछ बनाने में, फिर पैकिंग करने में, उसको लोड करने में, अनलोड करने में, ट्रैवलिंग चार्ज, हर कुछ का कॉस्टिंग अकाउंटिंग होना चाहिए, साथ में टैक्स, इंश्योरेंस, एवरीथिंग। Another important accounting is to be done for the issue to production and stock held at the end of accounting period. Let's discuss some of the important and frequently used system for this purpose. तो accounting system के लिए कुछ हमारे सिस्टम अलग से यूज़ होते हैं जिनको हम देख लेंगे। जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, मतलब जो एकदम याद रखना है वो याद रखना है। ये डिफिनेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या ये डिफिनेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो याद रखना है वो ये सिस्टम का नाम याद रखना है। एग्ज़ाम में ये आएगा, इसमें से कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आप जब आपको ये इसका डेफिनेशन पता चल जाएगा तो याद रखने का वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब आप इसके टर्म को समझ जाओगे, इस डेफिनेशन में क्या है वो आपको यूं ही पता चल जाएगा। तो आपको जो ध्यान रखने वाला बात है वो ये है। आगे भी जितने पॉइंट्स हैं तो आपको जो ध्यान रखना है इन सब को ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कितने तरह के सिस्टम होते हैं। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं आखिर है क्या। फीफो सिस्टम जो पिछले कुछ दिनों में पेपर हुआ है, स्टोर कीपिंग और स्टोर सुपरिटेंडेंट का अलग अलग जगहों पे। पिछले फॉर्म जो वैकेंसी आई थी आपको 1594 के आसपास जो वैकेंसी निकली थी, उसमें जो पेपर हुआ है उसमें आपको अगर पता होगा तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। बट क्या पूछा गया था कि फीफो स्टैंड फॉर मतलब फीफो का फुल फॉर्म क्या है। तो फीफो का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम है क्या, एक बार देख लेते हैं। दिस सिस्टम नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट द ओल्ड स्टॉक इज डिप्लॉयड फर्स्ट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सिंपली मतलब ये है कि जो सामान पहले आया वो सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक जमा है, आपके पास जो सामान, आपके पास इतना सारा स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे इतना सारा आपके पास सामान है। तो अगर ये सामान आपके पास पहले आया है और अगर आपके गेट पे ये सामान अवेलेबल है, तो ये सिस्टम क्या कहता है कि जब भी आपको कहीं सामान बाहर भेजना है तो सबसे पहले यही सामान बाहर जाएगा। मतलब जो पहले आपके स्टॉक में आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको ये कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप इसके टर्म से ही समझ रहे होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देयरफॉर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द रेट परटेनिंग दैट विल बी अप्लाइड। फिर वहाँ जो निकलते समय जो रेट होता है वो अप्लाइड होता है उस पर, क्योंकि जब स्टॉक पुराना हो जाता है, मान लो आपके पास स्टॉक आया, जो आते गया तो पहला स्टॉक जब आया था और आपके सामान आपके पास से वो निकला नहीं कहीं बाहर और सामान आते गया, तो उस तरीके से क्या होगा, जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे उसका रेट बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो ये उस बात पे कहा गया है। यहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता है प्राइसिंग अरेंजमेंट में। द वैल्यू ऑफ स्टॉक हेल्ड इन हैंड इज़ द मनी दैट हैज़ बीन पेड for the amount of stock at the latest price levels. In case too many changes in price level, the FIFO system become unwieldy. Another limitation of the system is that it fails to provide a satisfactory answer to costing returns from store. इसका जो एक ड्रॉबैक है, मतलब एक लिमिटेशन कह सकते हो इस सिस्टम का, वो ये है कि ये उतने अच्छे तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, मतलब जवाब नहीं दे पाता है कॉस्टिंग रिटर्न्स फ्रॉम स्टोर्स को। ठीक है, जो स्टोर्स से, जैसे कि आप बैंक में अगर आप एक साल में अगर 2.5 लाख से ज़्यादा का आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है तो आपको एक रिटर्न फाइल करना होता है।
कि आपके इनकम, इतना इनकम कहाँ से हो रहा है। तो वही जो यहाँ से लेन देन होता है स्टोर्स में, जो सामान आती है जाती है, तो इस सिस्टम के अनुसार एक ये लिमिटेशन है कि ये कॉस्टिंग रिटर्न सही से स्टोर्स को अवेलेबल नहीं करा पाता है, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम जो है हमारा लीफो सिस्टम। एक है फीफो, अगला है लीफो। लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO stands for last in first out. This system known as last in first out system is based on assumption that the most recent receipts are issued first. इसमें वही है सेम, आपके पास स्टॉक है, ठीक है, इतना सारा सामान आपके पास है, तो पहले आपके पास ये सामान आया था ये वाला, और अंत में आपके पास ये आया। तो ये सिस्टम क्या कहता है कि लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में अंदर आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे बाद में अंदर आया वो सबसे पहले जाएगा। एज द लेटेस्ट प्राइस आर चार्ज इन दिस सिस्टम। इसमें क्या होता है, फीफो सिस्टम आपने देखा कि उसमें कोई लेटेस्ट प्राइस चार्ज नहीं होता था, उसमें जो जिस रेट पे आता था उसी रेट पे सामान बाहर चला जाता था। इसमें क्या होता है कि जो सामान आप जिस प्राइस पे भी अंदर लाएं उससे आपको मतलब नहीं है, बाहर जाते समय जो आपका उस सामान का जो प्राइस होगा वो आपको उस सामान पे एप्लीकेबल होगा। मतलब जो भी उसके प्रेजेंट प्राइस चल रहे होंगे उसी प्राइस पे आपको उस सामान को बाहर भेजना है। इट लीड्स टू लोअर रिपोर्टेड प्रॉफिट इन द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस एंड ऑफर सेविंग इन टैक्सेस। इसमें क्या होता है कि फीफो सिस्टम में आपने देखा कि नो प्रॉफिट और लॉस है, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ है माइनर सा प्रॉफिट होता है, ठीक है। माइनर सा प्रॉफिट होता है जब प्राइस आपका बढ़ रहा हो, मतलब आपने कम सामान कम प्राइस में ख़रीदा और हल्का सा भी जब बढ़ रहा हो और आपने उस सामान को बाहर निकाल दिया तो आपको वो माइनर सा प्रॉफिट होता है, ठीक है। दिस ऑफर्स सेविंग इन टैक्सेस। In case of wide fluctuation in price, this system tend to immunize unreleased gain or losses in inventory। इसमें क्या होता है कि जब अगर फ्लक्चुएशन होता है प्राइस में, जब वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, तब इसमें माइनर सा या तो कभी आपको प्रॉफिट हो सकता है कभी लॉस होता है। अगर आपने ज़्यादा सामान में इसको इन किया, ज़्यादा प्राइस में अगर आपने इन किया और जब आप आउट कर रहे हो तो आपका प्रेजेंट प्राइस पे ही वो आउट जाएगा। लेकिन अगर आपने मानो इसको 100 रुपये में ख़रीदा था और आउट करते समय आपके पास 90 रुपये में निकल रहा है तो आपको 10 रुपये का लॉस गया, 100 रुपये के सामान पे आपको 10 रुपये का लॉस हो गया। तो यही कहने का मतलब है इस सिस्टम में आपको हल्का सा उतार चढ़ाव दिखता है जिसमें कि आपको हल्का प्रॉफिट या हल्का लॉस होता है। इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम लिमिटेशन एज द फीफो सिस्टम। इस सिस्टम में भी जो लिमिटेशन है वो सेम एज फीफो सिस्टम में है कि वो कॉस्टिंग रिटर्न टू स्टोर्स नहीं करा पाता है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं करा पाता, कराता है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री जिस तरह से एकदम होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाता है। अगला जो हमारा सिस्टम है वो एवरेज कॉस्ट सिस्टम है। इसको अगर आप ध्यान रखोगे, फीफो लीफो का तो हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या है, एवरेज कॉस्ट सिस्टम में भी आपको एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है ACS का फुल फॉर्म, ठीक है, ACS का फुल फॉर्म। तो ACS का फुल फॉर्म आप ये ध्यान रखोगे, एवरेज कॉस्ट सिस्टम। ध्यान रखने वाली बात यही है, छः या 7 तरह के सिस्टम है, उसमें आप लीफो, फीफो, ABS, मार्केट वैल्यू सिस्टम, इस सबको ध्यान में रखोगे। एवरेज कॉस्ट सिस्टम क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर इक्वली मेड फ्रॉम डिफरेंट शिपमेंट इन स्टॉक। ये बेस्ड होता है एक तरह के अजम्पशन पे, जो इशू होगा ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो इक्वली होगा आपको डिपार्टमेंट शिपमेंट से। एंड अगर एक एग्जांपल देखो, एन एवरेज कॉस्ट ऑफ शिपमेंट इन स्टोर इज चार्ज्ड, इट स्टेबलाइज द कॉस्ट फिगर। अगर एक एवरेज कॉस्ट शिपमेंट में स्टोर्स पर चार्ज होता है, ठीक है, तो वो स्टेबलिश होता है कॉस्ट के फिगर पे। मतलब कॉस्ट का फिगर कहने का मतलब कि प्राइस, मतलब मान लो 1980 रुपये है तो इसको हम कॉस्ट फिगर बोलते हैं, ठीक है। द एवरेज इज टू बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट विद द नंबर ऑफ आइटम्स। एवरेज तो आप जानते हो किस तरह से कैलकुलेट होता है, एवरेज होता है डिवाइड करते हैं टोटल कॉस्ट को बाय नंबर ऑफ आइटम्स। आपके पास टोटल कॉस्ट अगर मान लो 2000 है, आइटम आपके पास अवेलेबल है समथिंग 20, तो इसका जो एवरेज निकलेगा वो आ जाएगा आपका 100, ठीक है। इज टू बी अपडेटेड विद एवरी न्यू परचेज, और ये हमेशा अपडेट होते रहता है, हर एक न्यू परचेज के साथ ये अपडेट होते रहता है। अगला है मार्केट वैल्यू सिस्टम।
दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रिप्लेसमेंट को रेट कॉस्टिंग। ये एक तरह से और जाना जाता है रिप्लेसमेंट रेट कॉस्टिंग, इन विच द मटेरियल इशूड आर चार्ज द प्रिवेलिंग मार्केट रेट। मटेरियल जो इसमें इशू होता है वो मार्केट रेट से बिकता है। कहने का मतलब 2 तरह का रेट होता है। एक तो आपको, जैसे आप दुकान में भी जाते हो, अगर मान लो किराना दुकान में सामान खरीदने जाते हो तो 2 तरह के दुकान होते हैं। एक तो दुकान होता है वो जो आपको सिंपल जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें देगा। एक दुकान होता है जिसे आप होलसेल दुकान के नाम से जानते हो, ठीक है, होलसेल। वहाँ आपको इस दुकान से कुछ तो कम में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये दुकान वाला जो ही सामान खरीदता है वो इस दुकान से खरीदता है, और आप भी जो हो, आप हो तो आप भी इस दुकान से खरीदने जा रहे हो, तो जिस प्राइस में ये इसको देगा उस प्राइस में ये आपको भी देगा, ठीक है। तो यही हो गया। यहाँ से अगर आप लोगे तो वो आपको मार्केट रेट पड़ेगा, यहाँ से लोगे तो आपको होलसेल रेट पड़ेगा। तो वही बात है, ये मार्केट रेट प्रिवेल करता है। द सिस्टम अंडर एस्टिमेट द स्टॉक ऑन हैंड इन द केस ऑफ प्राइस इंक्रीज। ये जब प्राइस आपका बढ़ता रहता है तो वो स्टॉक इन हैंड को अंडर एस्टिमेट करता है, वेयर द ओवर एस्टिमेट्स द स्टॉक ऑन हैंड इन केस ऑफ प्राइस डिक्रीज। और ये ओवर एस्टिमेट करता है जब प्राइस डिक्रीज होता है। दिस में इन टर्न टू लीड राइटिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट टू मेक इट रियलिस्टिक। Moreover, continuous monitoring of the market rate for all material make the system cumbersome. अगला है स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम। स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम, देखो इन सब के बीच से क्वेश्चन ऐसे पूछता नहीं है, बट जानकारी आपको होनी चाहिए। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप चाहो तो एक बार खुद से भी रीड कर लेना। जितने बार रीड करोगे उतना बार दिमाग में ज़्यादा अच्छा बैठेगा। बाकी जो इम्पॉर्टेंट रहेगा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम वो मैं कर दूंगा। इन दिस सिस्टम अ डिटेल एनालिसिस ऑफ मार्केट प्राइस एंड ट्रेंड्स इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड रेट और फिक्स्ड पीरियड। इसमें क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड रेट आपको एक फिक्स्ड पीरियड पे पड़ता है, मतलब एक फिक्स्ड पीरियड के लिए एक स्टैंडर्ड रेट आपको हर एक सामान पे होता है, से 6 मंथ और सो। दिस स्टैंडर्ड रेट इज चार्ज टू मटेरियल इशू ड्यूरिंग द पीरियड इरेस्पेक्टिव of the actual rate. After the period is over, the standard rate is reviewed and updated. एक पीरियड के लिए आपको एक फिक्स्ड रेट तय किया जाता है, ठीक है, और उस पीरियड में के ख़त्म होते ही वो दोबारा अपडेट किया जाता है और रेट रिव्यू किया जाता है। फिर वो जो उसके अनुसार से जो रेट फिक्स होता है फिर वो अगले कुछ फिक्स पीरियड तक होता है, 6 महीना हो चाहे साल भर हो, इस तरह से वो रेट फिक्स्ड होता है। उसमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं होगा। जैसे कि आपने पिछले सिस्टम में देखा, एक में इंक्रीज़ होता है या तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, एक में होता है तो माइनर सा होता है। तो इसमें क्या है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, एक पीरियड के लिए अमाउंट को फिक्स कर दिया जाता है। दिस सिस्टम रिफ्लेक्ट द इफिशिएंट यूज ऑफ मटेरियल एंड द फ्लक्चुएशन इन रेट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन अकाउंटिंग। इसमें जैसा कि मैंने बताया, इसमें डिक्रीज इंक्रीज नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ तक के लाइन को अगर आप पढ़ोगे, रिफ्लेक्ट्स अगर होता है यूज़ ऑफ मटेरियल, फ्लक्चुएशन अगर रेट में आता है तो ये कंसीडर्ड नहीं किया जाता है अकाउंटिंग में, ठीक है। मोर ओवर इट एट द क्लियरिफाई इसेंशियल ऑफ द फ्रेश रेट आर नॉट टू बी ऑब्टेन्ड एवरी टाइम। हमेशा इसमें फ्रेश रेट नहीं ऑब्टेन किया जाता है। However, similar to market value approach, this is also lead to underestimating or overestimating stock in hand के rising and falling price respectively. Next जो है हमारा वो है system of costing and closing account, closing stock. System of costing and closing stock. The general guideline for this purpose is to use market price और stock at cost. इसका जो जनरल गाइडलाइन है इस पर्पस को यूज़ करने में वो है यूज़ मार्केट प्राइस और स्टॉक ऑफ कॉस्ट। मतलब मार्केट प्राइस आपको यूज करना है, विच एवर इज़ लेस, मतलब ये जो दो बताए गए हैं मार्केट प्राइस या स्टॉक एट कॉस्ट, इन दोनों में से जो भी कम हो, मतलब प्राइस जिसका लीस्ट हो, वो आपको यूज़ करना है। द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज गवर्न मेनली बाई प्राइस यूनिट्स, ऑब्सोलेंस एंड डिटरेशन। इन रेयर केस द स्टॉक में अप्रिसिएट विद टाइम। आपको बहुत ही रेयर केस में ऐसा देखने को मिलेगा कि स्टॉक जो है वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट कर रहा है। अप्रोप्रिएट फॉर्मूला टू अकाउंट फॉर दीज फैक्टर्स शुड बी डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू द पास्ट एक्सपीरियंस। फिर वो हमारे ये आपको जो ध्यान रखना था, जैसा कि मैंने बार बार कहा, 6 जो आपके पॉइंट हैं ये, उनको आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या हैं ये और आगे के ये 2, तो ये ध्यान रखना है। 6 सिस्टम आपको क्वेश्चन वहीं से आएंगे, साथ ही में सबका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखोगे। अब क्या है स्टॉक वेरिफिकेशन सिस्टम। स्टॉक वेरिफिकेशन सिस्टम में
Some dispensaries between the actual and the book balance of inventories are bound to occur despite with land storekeeping. The process of stock balancing is carried out for the following process. ये कुछ प्रोसेस है जिसमें स्टॉक वेरिफिकेशन होता है. To reconcile the store record and document for the accuracy and usefulness. Second, identification of area deserving tighter document control. Third, to back up the balance sheet stock figure. Fourth, to minimize the pilferage and fraudulent practice. ये जो वेरिफिकेशन 4 प्रोसेस में आपका होके गुजरता है, उसमें क्या है कि आपको स्टोर का रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट करना पड़ेगा और यूज़फुल होगा, क्योंकि वो यूज़फुल रहता है तो आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ वो काम करना होगा. सेकंड वन, आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत ही टाइट डॉक्यूमेंट कंट्रोल से होके गुजरता है. उसका जो एरिया होता है वहाँ पे मतलब कोई क्या बोलते हैं लापरवाही नहीं बरती जाती. टू बैकअप द बैलेंस शीट स्टॉक फिगर. हर एक बैलेंस शीट जो तैयार होता है स्टॉक का, जो भी स्टॉक आता है उसका जो एक बैलेंस शीट तैयार होता है उसका एक बैकअप भी रेडी होता है, क्योंकि अगर अब वो कहीं मतलब आपने कहीं रिसीव किया और कहीं किया तो हर एक चीज़ का 2 कॉपी प्रिपेयर करना पड़ता है. तो मिनिमाइज द प्रिविलेज एंड फ्रॉडलेंस. वेरिफिकेशन का सबसे मेन पॉइंट यही है कि यहाँ आपको फ्रॉड का नहीं होने का चांस ज़्यादा है. मतलब हर जगह ऐसे देखते हो आप कि आजकल फ्रॉड तो होता ही है, तो फ्रॉड को कम करने के लिए ये ज़रूरी है. Most companies keep an inventory short and over count to absorb such dispensaries, which is eventually closed in the manufacturing overhead account. Some of the system of physical stock taking are as follows. आगे कुछ सिस्टम देखेंगे जो कि आगे हम तो बहुत सारी कंपनी ये इन्वेंट्री शॉर्ट और ओवर अकाउंट यूज़ करती है ताकि इस तरह के जो चीज़ हैं वो ना हो सके. यहाँ भी देखो, यहाँ भी जो आपको ध्यान रखने वाला जो चीज़ है मेन वो होगा ये जो पॉइंट्स है आपका A, B एंड C. ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा. इसके अंदर कुछ खास नहीं है तो एक बार रीड कर देता हूँ, फिर भी बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है इन दिस. तो पहला है आपका एनुअल और पीरियोडिक फिजिकल वेरिफिकेशन. एनुअल और पीरियोडिक फिजिकल वेरिफिकेशन इस सिस्टम में क्या होता है, इंटायर इन्वेंट्री फिजिकल वेरीफाइड एट द एंड ऑफ पीरियड. इसमें सारा का सारा जो इन्वेंट्री होता है वो फिजिकल वेरीफाई किया जाता है जब आपका पीरियड ख़त्म होने को आता है. दैट इज़ नॉर्मली एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर. जैसा कि वो हर एक काम में होता है, ये तो हर एक जॉब में आप किसी भी तरह का काम उठा के देख लो, जब सेशन एंड होने आता है मोस्टली हर एक काम का सेशन एंड मार्च में होता है. तो जब मार्च में होता है तो वो सब कुछ को चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, साल में कितना काम हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना अकाउंट्स बना, सब कुछ को एक बार साल के एंड में वेरीफाई किया जाता है. स्टॉक्स are closed for few days. This may necessitate the shutdown of production operation. The activities such as repair and overhaul of equipment and machinery are restored too. Special crew of store inspector and store verifying officer, usually from the material audit, physically check each an item to compare the entire to be bin card or store ledger. इन दिनों जब चेक हो रहा होता है तो स्टोर आपका कुछ दिन के लिए बंद रहता है और कुछ जो आपके ऑफिसर्स हैं, स्पेशल क्रू होता है स्टोर इंस्पेक्टर्स का, वो आपके वेरीफाई करते हैं, मटेरियल ऑडिट को फिजिकली चेक करते हैं हर एक आइटम को और कंपेयर करते हैं उसका एंट्री बिन कार्ड पे और स्टोर लेजर पे. बिन कार्ड और स्टोर लेजर का जैसा कि आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता होगा बिन कार्ड क्या होता है, स्टोर लेजर क्या होता है. तो ये एक कार्ड होता है जिसमें सारा का सारा एंट्री होता है सामान को लेके, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, कॉस्ट, अकाउंट्स, एवरीथिंग, कब आया, कब गया, कितना आया, कैसे आया, क्यों गया, सब कुछ. तो बिन कार्ड और स्टोर लेजर पे वो एंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, साथ में मटेरियल चेक करते हैं और सब कुछ ही फिजिकल करते हैं. This leads to information of a list of surplus or short-time damage and obsolete items of the trace and record. This needs to develop a detailed program and schedule to complete the verification slot-wise and item-wise. तो इन सब में क्या होता है कि हर वो चीज़ आपको ट्रेस हो जाता है जो कि कहीं पे गलत हो रहा होता है और रिकॉर्ड भी हो जाता है, रिकॉर्डेड, और सब कुछ सही है तो वो एक सही तरह से रिकॉर्ड होके अपना काम आगे बढ़ रहा है. Top management sanction can be sought for writing off deficiencies or value surplus. As all the items are checked at one time, there can be no confusion about any item being left unchecked. इसमें किसी तरह का confusion नहीं हो सकता कि कोई आइटम को चेक करना रह गया हो, क्योंकि उन दौरान जब ये चेकिंग हो रही होती है स्टोर्स आपका बंद होता है
उसमें आपको कोई काम नहीं करना होता है, वहाँ बस चेकिंग ही चलता है। तो वहाँ कोई सामान चेकिंग रहना छूट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जितना भी आपने इसके बॉडी में देखा, यहाँ से तो कोई क्वेश्चन आपको निकल के आता नहीं है, क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन तो यहाँ से पूछेगा नहीं। ये थोड़ी पूछेगा आपको कि कौन से ऑफिसर्स क्या चेक करते हैं। इसमें बस आपको एक आइडिया है कि इसमें क्या होता है। क्वेश्चन जो आपका आएगा वो सिर्फ यहाँ से आएगा कि ये कौन सा प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन के अंदर, वो तो ये आपको ध्यान रखना है मेन। अगला है हमारा perpetual inventory and continuous stock tracking system. In case the large firm dealing with a large number of items in final inventory system may take a lot of time and may not be possible. इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा आइटम्स का नंबर जब इन्वेंट्री होता है, मतलब इंस्पेक्शन होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो पॉसिबल भी नहीं होता है तो शट डाउन द होल प्लांट। क्योंकि आपने पहले सिस्टम में देखा कि जब वो इंस्पेक्शन हो रहा होता है तो स्टोर्स बंद हो जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ही लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स का इंस्पेक्शन होगा तो आप बहुत दिन तक स्टोर्स को बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर बहुत दिन तक बंद रहा तो आपके सारे काम रुक जाएंगे। जहाँ आपको डिलीवरी करना होगा या जहाँ से आपको रिसीव करना होगा वो सब नहीं हो पाएगा। तो इसमें बहुत दिन तक बंद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज मोर एप्रोप्रिएटेड मेथड फॉर द लार्ज ब्रांड। ये जो है पहला सिस्टम था वो आपके छोटे मोटे स्टोर्स में चलता है, ये है आपके बहुत बड़े लार्ज प्लांट्स के लिए है, ठीक है। इन दिस मेथड द स्टॉक वेरिफिकेशन इज डन कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर। इस प्रोसेस में क्या होता है कि थोड़े थोड़े दिन पर आपको कंटिन्यूअस चेक होते रहता है, कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन चलते रहता है, वेरिफिकेशन होते रहता है। डिफरेंट मेथड्स आर अडॉप्टेड बाय डिफरेंट फर्म टू कंटिन्यू। हर एक अलग अलग तरह के फॉर्म्स के अलग अलग तरह के वेरिफिकेशन मेथड्स हैं। सम फर्म डिवाइड द होल इन्वेंट्री इनटू 52 इक्वल पार्ट्स। कुछ जो फॉर्म्स हैं उन्होंने इक्वली 52 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। 52 इक्वल पार्ट्स मतलब आपके दिमाग में क्लिक करेगा 52 इक्वल पार्ट्स इन द सेंस एक साल में 52 वीक होता है, एक साल में 52 वीक होता है। तो इस सिस्टम के अंदर एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये कंटिन्यूअस जो होता है कुछ लोग कैसे करते हैं, तो वो होता है वीक वाइज चेक होते रहता है। 52 वीक्स 52 इक्वल पार्ट्स मतलब हर एक सप्ताह के अंदर ईच पार्ट इज़ वेरीफाइड एवरी वीक। यहाँ पे आपको दिख भी गया है ईच पार्ट इज़ वेरीफाइड एवरी वीक। सम फर्म रिकॉर्ड स्टोर बैलेंस आफ्टर एवरी रिसिप्ट एंड इशू। कुछ फर्म जो होते हैं वो जब भी आपके पास सामान का रिसीविंग और डिलीवरी होता है, तो जब भी आपके पास रिसिप्ट आता है तो आपके पास जब रिसिप्ट आया तो वो वहीं वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब जब रिसिप्ट इशू हुआ तब। अ नंबर ऑफ आइटम आर कंटिन्यूअसली डेली और इंटरवल चेक्ड विथ ए बिन कार्ड एंड स्टोर लीजर। अगेन से बात हुई बिन कार्ड एंड स्टोर लीजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बिन कार्ड क्या होता है, मतलब यूजेस ऑफ बिन कार्ड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बिन कार्ड, और ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो अगर जिन्होंने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें, बिन कार्ड का एक्सप्लेनेशन वहाँ बहुत अच्छे से किया हुआ है, स्टोर लेजर का भी। Dispensaries found, if any, owing to incorrect entries, breakage, privilege, overissue, placing of items, wrong bins, etc. अगर किसी तरह से पता चला कि कुछ न कुछ गलत एंट्री है सामान या किसी चीज़ को लेके बिन्स में, तो वो इन्वेस्टिगेटेड एंड करेक्टेड अकॉर्डिंगली। वो तो उस पर एक इन्वेस्टिगेशन होता है कि ये सही में गलती से हुआ है या फिर जानबूझ के किया गया है, और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो फिर उसको करेक्ट कर दिया जाता है। द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ द सिस्टम आर एज फॉलोज। इसके जो एडवांटेज हैं वो आगे कुछ हैं, 2-3 पॉइंट्स वो हम देखेंगे। द शट डाउन ऑफ द प्लांट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर स्टोर चेकिंग। इसमें जो है प्लांट को शट डाउन करना नेसेसरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है चेकिंग के लिए, क्योंकि इसमें आपने देखा 52 वीक्स में पर ईयर चेकिंग होते रहता है, मतलब हर पूरे साल चेकिंग चलते रहता है, या फिर जब आपको रिसिप्ट आता है तब चेकिंग होता है। डे बाय डे अगर सामान आपके पास आ रहा है तो डे बाय डे भी चेक होता है। द मेथड इज़ लेस कॉस्टली, लेस टायरिंग, लेस कम्बरसम एंड हेंस इज़ मोर एक्यूरेट। तो जैसा कि पिछले सिस्टम में आपने देखा कि स्टोर को बंद करना पड़ता है, तो इसमें क्या है, इसमें वैसा नहीं है, आपका चेकिंग भी चल रहा है, काम भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। साथ ही में इसमें क्या है, लेस कॉस्ट कम पड़ता है। कहने का मतलब कि आपका जो सारा काम एक साथ चल रहा है तो आपको किसी तरह का खर्चा नहीं आता, लेकिन जब आपको सारा काम बंद करके और पर्सनली उस काम पे फोकस करना होगा तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है, क्योंकि आपके पास एक फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज होता है, उसी में आपको वो करना होता है। तो उसमें हो सकता है कि आपको ज़्यादा ऑफिसर्स लगेंगे, ज़्यादा इक्विपमेंट लगेंगे, तो उसमें कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है।
लेस टायरिंग मतलब क्या होगा, लेस टायरिंग इन द सेंस कि आपको थकान कम होगा। जैसे आपके पास एक फिक्स नंबर ऑफ डे है कि इतने में ही हमको काम ख़त्म करना है, बट यहाँ ऐसा है नहीं। यहाँ छोटे छोटे टाइम में आप काम करते रहते हो, जिससे कि आपको लोड कम पड़ता है, साथ ही में मोर एक्यूरेट है। तीसरा, डिस्पेंसरीज एंड डिफेक्ट्स इन स्टोर आर readily डिटेक्टेड एंड नॉट कैरिड ओवर थ्रू आउट द ईयर, दिस प्रिवेंट डैमेज एंड लॉसेस। ये जो होता है, डिस्पेंसरी एंड डिफेक्ट्स इन स्टोर आर readily डिटेक्टेड एंड नॉट कैरिड ओवर, इसमें क्या है कि धीरे धीरे जब चेक होते रहता है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि आप साल में अगर एक बार चेक करते हो और आपके पास बहुत सारे डिफेक्टिव आइटम्स या समथिंग कुछ भी निकलता है, तो साल में एक बार निकलेगा तो बहुत ज़्यादा आपको लोड पड़ जाएगा। जो कि अगर आपको कुछ धीरे धीरे अगर आप कुछ कुछ दिन में चेक करते रहोगे और आपको पता चलते रहे, तो ये क्या करता है, डैमेज और लॉसेस को प्रिवेंट करता है। साल भर मतलब आज जो सामान आया वो मान लो अगर आपका डैमेज है और आप उसको साल भर के बाद चेक करते हो और पता चला कि ये डैमेज है, तो उस टाइम अगर हो सकता है कि उस सामान का साल भर के बाद आपको यूज ही ना पड़े, तो वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप चेक करते रहते हो, एक महीने में, एक वीक में, एक 2 महीने में, तो आपको वो पता चल जाएगा। फिर उसको आप यूज़ में ला सकते हो, बनवा सकते हो, जो भी कर सकते हो। तो वो प्रिवेंट करता है डैमेज और लॉसेस को। स्लो मूविंग स्टॉक्स कैन बी नोटेड एंड प्रॉपर एक्शन कैन बी इनिशिएटेड इन टाइम। जो स्लो मूविंग स्टॉक कहने का मतलब ये है कि आपके पास स्टॉक तो है, आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, बट आपके पास से वो निकल नहीं रहा है, बहुत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टाइम लेके निकल रहा है। उसका एक नोट बहुत बढ़िया से तैयार किया जाता है और उस पर इनिशिएट टाइम में एक्शन लिया जाता है। द स्टॉक आइटम आर केप्ट विद इन द लिमिट्स। स्टॉक आइटम जो है वो एक लिमिट के अंदर रखा रहता है, मतलब एक लिमिट होता है कि हमें बस स्टॉक में इतना सामान रखना है। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर आपके पास सामान बाहर निकल नहीं रहा है लेकिन आप रिसीव कर ले रहे हो आप कहीं डिलीवरी दे नहीं रहे हो और डिलीवरी बस ले रहे हो, तो इस तरह से नहीं होगा। आप उतना ही सामान अपने स्टॉक में रखोगे जितना आपको आगे प्रोवाइड कराना है, ठीक है। आप बिना मतलब का तो स्टॉक रखोगे नहीं। आप अगर जनरल लाइफ को भी इससे कोरिलेट करो तो आप घर में उतना ही सामान लाओगे जितना आपको ज़रूरत पड़ेगा। आप कपड़ा उतना ही खरीदोगे जितना आप पहनते हो। आप खाना उतना ही बनाओगे जितना आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हो। एक दिन बना के 7 दिन का खाना तो आप रख नहीं सकते कि एक दिन बना लेते हैं और 7 दिन खाते रहेंगे। तो सेम वैसा है कि आपको उतना ही स्टॉक रखना है जितना कि आप सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में सामने अपने स्टॉक को प्रोवाइड कर सको और नया स्टॉक मंगा सको, क्योंकि ज़्यादा रखने पे स्टॉक पुराना हो जाएगा और फिर आगे आने वाले टाइम में आपको उसको निकालने में दिक्कत हो सकती है। थर्ड वन इज़ लो पॉइंट इन्वेंट्री सिस्टम। सम कंपनीज टेक द फिजिकल इन्वेंट्री, द स्टॉक लेवल ऑफ द स्टोर इज चेक जनरली व्हेन इट रीच द इट्स मिनिमम लेवल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ फिजिकल इन्वेंट्री होता है जब स्टॉक लेवल आपका एक मिनिमम लेवल पे पहुंच जाता है, मतलब स्टॉक आपके पास भरा पड़ा है और ये इतना से होके इतना हो गया, मतलब इतना बड़ा आपका स्टॉक था और मतलब इतना बड़ा आपका कहने का मतलब कि इसमें इतना सारा सामान भरा हुआ था, वो खाली होते होते अब इतना हो चुका है, तब आपका एक पर्सनली फिजिकली एक जनरल चेक हो जाता है जब स्टॉक आपका मिनिमम लेवल पे पहुँच जाता है, ठीक है। अगला है स्टॉक टेकिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें क्या है, ऑल मटेरियल्स रिसीव्ड इन स्टोर्स आर केप्ट इन इन्वेंट्री मस्ट बी ऑडिटेड टाइम टू टाइम एज मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स। इसमें क्या है कि जो भी सामान आप रिसीव करते हो उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना पड़ता है। ऑडिट इन द सेंस कि आपको उसका एक सेम एज अकाउंट रखना पड़ता है कि कब आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। मतलब एक तो है कौन सा सामान आया, कब आया, डेट, टाइम। सेकंड वन किस चीज़ से आया, कितना सामान आया, कितने का आया, नंबर ऑफ़ क्वालिटी, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी, सब कुछ वो आपको रखना पड़ता है प्रॉपर रिकॉर्ड। इट मस्ट बी फॉलो टू अकाउंट द रेसिप्ट इशू एंड बैलेंस ऑफ मटेरियल ऑफ गुड। इसमें फॉलो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें क्या क्या रखना पड़ता है। इस मस्ट फॉलो टू अकाउंट द रेसिप्ट का अकाउंट आपको रखना होगा, इशू कब हुआ, बैलेंस क्या है मटेरियल्स का, गुड्स का, वो क्या है, वो सब आपको ऑडिट, इन्हीं सब को करने का जो काम होता है उसको ऑडिट बोलते हैं। द सिस्टम में बी हैंडल्ड मैनुअली और बाई कंप्यूटर डाटा। इसमें क्या होता है कि या तो आप उसको मैनुअली भी फीड कर सकते हो, या मैनुअली इन द सेंस कि आपको रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हो,
नहीं तो आप उसको कंप्यूटर में फीड कर सकते हो। Today, the various software has been developed and they use computerized material management system for keeping all record accurately and it is very helpful to auditing the store records। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं जो कि इन तरह के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड रखने में हेल्प होता है बहुत सारा, और एक्यूरेट होता है, बहुत सही होता है, क्योंकि रजिस्टर आपका कहीं खो सकता है, कंप्यूटर का जो फाइल होगा वो ऐसे कहीं खोएगा नहीं, वो आपका स्टोर रहेगा बहुत ही लंबे समय तक। The standardization, simplification, classification, coding and identification of material are very necessary in material management system और storage of handling in the material। आपका जो एक स्टोर्स को हैंडल करना है, आपको स्टोरेज को, मटेरियल्स का हैंडलिंग करना है, तो आपको ये 4-5 चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, आइडेंटिफिकेशन। जैसा कि कोडिंग मैंने आपको बता रखा है कोडिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन वो भी पहले दूसरे वीडियो में बात हो चुकी है स्टोर मैनेजमेंट और कोडिफिकेशन में ही। आइडेंटिफिकेशन की बात हम लोग कर चुके हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब वही है, स्टैंडर्ड मतलब हर एक चीज़ आपका एक स्टैंडर्ड वे में होना चाहिए। Store control is provided by properly recording the receipt and issue of material and the physical verification. The following things are recorded in systematic store management system। आगे जो कुछ चीज़ दिखाए गए हैं वो रिकॉर्ड किया जाता है एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट सिस्टम में यूजिंग सुटेबल कोड एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द मटेरियल। जैसा कि कोडिफिकेशन में हम बात कर चुके हैं, हर एक सामान का एक यूनिक कोड होता है जिससे कि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स रिसीव्ड इन द स्टोर। जो भी आप जिस तरह से, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप स्टोर में सिर्फ एक ही तरह का सामान रिसीव करोगे, उसमें जितना का ज़रूरत होता है अलग अलग सामान सारे एक साथ आते हैं, तो उसको आपको क्लासीफाई करना है कि ये सामान इस कैटेगरी का है, ये सामान इस कैटेगरी का है, उसके बेसिस पे आपको उसको फिर रखना पड़ता है। रेट ऑफ ईच आइटम एंड देयर टोटल कॉस्ट एंड क्वांटिटी। हर एक आइटम का रेट और टोटल कॉस्ट एंड क्वांटिटी। मान लो कि एक सामान का रेट इतना है 20 रुपया, तो ये जो सामान है इसका क्वांटिटी कितना है, ये तो एक का रेट है 20 रुपये और ऐसा सामान 20 है, तो इसका जो टोटल अमाउंट है फिर वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 400 होगा ना। तो इस तरह से कहने का मतलब है रेट ऑफ ईच आइटम एंड देयर टोटल कॉस्ट एंड क्वांटिटी। इस सामान का रेट कितना 20, इसका क्वांटिटी कितना 20 और इसका कॉस्ट कितना 400। तो कहने का मतलब ये है। डेट्स एंड क्वांटिटी ऑफ रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल। डेट्स उसमें मेंशन होने चाहिए, कब रिसीव हुआ, क्वांटिटी होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी हुई, मतलब इस डेट पे इतना सामान आपने रिसीव किया, वो सब कुछ मैच, और मटेरियल्स क्या है वो भी होना चाहिए। नेम ऑफ सप्लायर्स, किसने सप्लाई किया उसका नाम तो रिसिप्ट पे होना ही चाहिए। स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स। सिंपल मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, टाइम एक्सपायरी एंड लाइफ ऑफ मटेरियल यूज़। वही बात है, सबसे ज़रूरी बात है ये कि आपको प्रिजर्वेशन का मेथड आपको रखना होगा कि सामान किस तरह से सेफ रहे, बचा रहे। टाइम ऑफ एक्सपायरी आपको ध्यान रखना होगा, उतना दिन से पहले आपको उस सामान को किसी तरह यूज़ में ले आना है, या आप उतना ही सामान मंगाओ कि आपका सामान एक्सपायर ना हो। लोकेशन ऑफ स्टोरेज प्लेस ऑफ वेरियस आइटम। हर एक तरह के आइटम का एक अलग सा लोकेशन प्लेस होता है, हम इसकी भी बात पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो पे आप पहली बार हैं, तो आप उन्हें जाके पहले देख लें, तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। हर एक तरह के स्टोर के लिए एक अलग तरह का लोकेशन होता है, कुछ सामान कहीं होते हैं, कुछ सामान कहीं होते हैं। तो ये थी आगे सम फुल प्रूफ मेथड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ऑल दिस records and stock taking must be used to physically control and check the inventories of all the material and goods stored. If the dispensaries are discovered, its cause must be found out, errors should be corrected, and persons who are responsible must be informed and warned about this so that in future these things will not be repeated. The control must be exercised by the store's supervisors and अनऑथराइज एंट्री ऑफ एन पर्सन इन द स्टोर मस्ट बी प्रिवेंटेड। तो इन सब कहने का मतलब सिंपली वही है कि आपको सारे सामान का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना है, सबको ध्यान से रखना है, कब आता है, कब जाता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, किस डेट को आता है, कितना आता है, नेचर क्या है मटेरियल का, उसका स्टोरेज क्या होना चाहिए, लोकेशन क्या होना चाहिए, लेआउट क्या होना चाहिए, उसको किस तरह से बचाना है, प्रिजर्व करना है,
स्पेसिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और कोडिंग क्या है, सब कुछ आपको ध्यान में रखते हुए करना है। और अगर आप किसी तरह के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से चूकते हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। कंट्रोल मस्ट बी एक्सरसाइज बाय द, लास्ट लाइन अगर आप देखो, कंट्रोल मस्ट बी एक्सरसाइज बाय द स्टोर सुपरवाइजर्स। और ये सब कंट्रोल एक स्टोर सुपरवाइज़र कर सकता है। किसी भी अनऑथराइज्ड एंट्री, मतलब किसी भी बिना परमिशन वाले इंसान को इन सब जगह पे एंट्री करना अलाउ नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी स्टोर से रिलेटेड इंचार्ज है, मैनेजर है, ऑफिसर्स है, इंस्पेक्टर है, वो सब यहाँ पे जा सकते हैं, बट कोई अनऑथराइज्ड पर्सन यहाँ नहीं जा सकता। और अगर गया तो फिर वहाँ फ्रॉड हो सकता है, सामान आपका, वो थेफ्ट केस भी हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, तो ये दोनों आपका फिर हो सकता है, तो इनको आपको प्रिवेंट करना है। ये क्या है, कंटिन्यूअस स्टॉक वर्सेस टेकिंग, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग वर्सेस पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग, ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, ये आप ध्यान रखोगे, इससे एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। एक बार आप देख लो, यहाँ पे आप पढ़ लेना, PDF ऐसे मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, एक बार, 2 बार, 3 बार आप पढ़ सकते हो। एक का आप ध्यान रखोगे, अगला वाला उसके अपोजिट होगा। इसमें वही सब है कि एक बार बार चेक होता है, एक मतलब बार बार चेक होते रहता है, एक होता है कि साल में एक बार होता है, ठीक है। तो ये आप देख लोगे। तो यहीं पे हमारा आज का जो ये टॉपिक था स्टोर्स अकाउंटिंग, ये हमारा ख़त्म होता है। इसी के साथ हमने 3 टॉपिक को कर लिया है। आगे आने वाले दिन में मैं और भी कुछ टॉपिक्स बचे हैं स्टोर्स रिलेटेड, जो स्टोर कीपिंग है, एक MRP है और इन्वेंट्री है, ऐसा 3-4 टॉपिक और है जो कि इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो इसमें 17 टॉपिक है, 17 हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें DVMS है, वेयर हाउस है, ऐसा कुछ कुछ है जो कि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी पढ़ने की ज़रूरत रहेगी वो मैं वीडियोस डाल दूँगा। साथ ही में कुछ कंटेंट जीके के भी डालने वाला हूँ, क्योंकि अदर्स एग्ज़ाम जो SSC रेलवे में होते हैं, SSC और रेलवे में जो भी जीकेज आते हैं या बैंक में आते हैं, उससे ये थोड़े अलग टाइप के जीकेज पूछते हैं। मतलब एक टॉपिक से ही पूछ देते हैं। अगर आपसे कुछ बड़ा छोटा पूछ रहे हैं, जैसे विश्व में बड़ा छोटा क्या है या भारत में बड़ा छोटा क्या है, तो एक पेपर में आपको सिम उसी सीरियल पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसको देखते हुए मैं जीके के भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो शेयर ज़रूर करें, साथ ही में लाइक करें, कमेंट करें, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।